बिहार विधानसभा चुनाव से देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार के गले लगने वाले वरिष्ठ नेता जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का सुपड़ा साफ होने से बचाया था दोस्तों, और पूरे बिहार के अंदर वर्ण समाज के लोगों का वोट बड़े स्तर पर जनता दल यूनाइटेड को दिलवाया था दोस्तों। और ऐसे में जैसे ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता आरजेडी में इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, वैसे ही अचानक से जेडीयू को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। बताएंगे कौन है ये नेता जिनके शामिल होते ही बिहार के पूरे जेडीयू का हौसला टूट चुका है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पवन सिंह को आगे करके एनडीए गठबंधन अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर अब मैदान में उतर रहे हैं खेसारी लाल यादव। बताएंगे कहां से उनके चुनाव लड़ने की जानकारी है दोस्तों और किस तरीके की अपडेट है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अलग अलग राज्यों के अंदर बीजेपी के नेता और विधायक ढोस दिखाते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, जहां पर बीजेपी के विधायकों की भी जमकर बेइज्जती हो रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू के समाप्ति की अंतिम आहुति डलने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल में एक ऐसे नेता शामिल हो गए दोस्तों जिनको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जेडीयू में उन्होंने बढ़ते अहंकार और जनता के प्रति उदासीन रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। आपको बता दें कि खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा से वरिष्ठ विधायक संजीव कुमार, जो भूमिहार समाज के लोगों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं दोस्तों, और परबत्ता विधानसभा चुनाव में पिछली बार जीतकर जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने ये सीट दी थी दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसे नेता है संजीव कुमार जिनके एक बुलावे पर हजारों हजार की संख्या में रैली में उनके समर्थकों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि उन्होंने खगड़िया जिले के अंदर परबत्ता में एक बड़ी रैली का आयोजन किया दोस्तों। इस रैली में इतनी भारी संख्या में लोग दिखाई दिए दोस्तों कि पूरा का पूरा कार्यक्रम खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया दोस्तों। यानी अपने दम पर इतनी भीड़ जुटा देना एक विधायक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यानी 5 साल विधायक रहे हैं, इसके बावजूद जनता का जो जन समर्थन उनके साथ में मौजूद है दोस्तों, उससे लग रहा है कि परबत्ता सीट पर इस बार आरजेडी और इंडिया अलायंस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि उन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद तेजस्वी यादव को आना था दोस्तों, लेकिन खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव, सदर के विधायक छत्रपति यादव और अलौली के विधायक राम वृक्ष सदा भी मौजूद रहे दोस्तों। और इस दौरान डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई दोस्तों। डॉक्टर संजीव कुमार को तेजस्वी यादव ने सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी में शामिल करवाया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर संजीव कुमार खड़े हैं, उनके बगल में एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजीव कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव जो चुनावी प्रचार में निकलेंगे दोस्तों, तो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में संजीव कुमार के साथ रैली भी करेंगे। लेकिन ये बड़ी ज्वाइनिंग है। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग इतनी बड़ी है दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड जो अमूमन अपने नेताओं के पार्टी छोड़े जाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती दोस्तों, जेडीयू ने कई सारे नेताओं को मैदान में उतारा दोस्तों। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए और कहने लगे कि संजीव कुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड को समर्थन लगातार लोगों का मिल रहा है। इस तरीके से विधायक आते जाते रहते हैं, कोई फर्क इसका पड़ने वाला नहीं है। यानी ये बात बोलने के लिए अगर जेडीयू वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है दोस्तों, तो आप लोग समझ जाइए कि आगे मामला क्या होगा दोस्तों। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है दोस्तों। उनके पिता परबत्ता से 5 बार विधायक रहे हैं। यानी अकेले डॉक्टर संजीव कुमार नहीं बल्कि पूरा परिवार और जो उनकी विरासत है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गई है दोस्तों। नीतीश सरकार में उनके पिता परिवहन मंत्री भी चुके हैं और खगड़िया जिले के कई सारे सीटों को प्रभावित करते हैं दोस्तों। उस लेवल के नेता है और यही बड़ा कारण है कि एक राजनीतिक परिवार के राष्ट्रीय जनता दल में जाने से जेडीयू वालों को और ज्यादा दिक्कतें होने लगी है दोस्तों। हालांकि जेडीयू वाले दावा कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबको पता है कि कितना फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार जब भी चुनाव जीते हैं दोस्तों, किसी छोटे छोटे छत्रप को आगे करके, जिन लोगों का अपना खुद का प्रभाव होता है उनको आगे करके सीटें जीत कर करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की खुद की लोकप्रियता भी लगभग खत्म हो गई है दोस्तों। और अब जो छोटे छोटे छत्रप अलग अलग इलाकों के अंदर है, उन्होंने भी नीतीश कुमार से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो नीतीश कुमार की राजनीति के खत्म होने के साफ संकेत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी आगे भी पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार के विधानसभा चुनाव में अब भोजपुरी इंडस्ट्री का भी पावर गेम शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ जिस तरीके का माहौल है, तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नए नए लोगों को, नए नए चेहरों को लाकर सत्ता विरोधी लहर से बचने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी में शामिल करवाया गया दोस्तों। इसके बाद एनडीए वालों को लग रहा होगा कि अपने साथ में पवन सिंह कई हजार वोट लेकर आएंगे दोस्तों। हालांकि पवन सिंह की कुछ भी इमेज हो, लेकिन एक बात जो है वो ये कि एनडीए गठबंधन की 20 साल से सरकार चल रही है दोस्तों, और जनता उनके शासन से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। और किसी नए चेहरे को लाने से भी जनता एनडीए को वोट नहीं देगी, ये सबको पता है दोस्तों। पिछली बार पवन सिंह जब चुनावी मैदान में काराकाट से लड़े थे, तब वो निर्दलीय तौर पर मैदान में थे, इसीलिए लोगों ने वोट दे दिया था। लेकिन अब पवन सिंह का प्रभाव उस तरीके का नहीं रहेगा, ये बात कहा जा सकता है। लेकिन अब पवन सिंह का कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत प्रभाव होगा दोस्तों, उसे कम करने के लिए खेसारी भी राजनीति में उतर रहे हैं। एक्टर खेसारी लाल यादव की पत्नी को चुनावी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल उतारने वाली है। जो जानकारी है दोस्तों, उसके अनुसार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी मांझी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है दोस्तों। आपको बता दें कि जब ये सवाल पूछा गया खेसारी लाल यादव से कि क्या आपकी पत्नी चंदा देवी जो मांझी के विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो क्या पवन सिंह आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। उन्होंने कहा कि मैं तो सपोर्ट करने के लिए गया था। अब पूरा मामला दोस्तों ऐसा है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के प्रचार के लिए अगर नहीं आएंगे पवन सिंह, तो इसका मतलब और ज्यादा माहौल बिहार में गर्म होता हुआ दिखाई देगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल भी कई सारे भोजपुरी स्टार को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो तैयारी कर रही है कि उसके खिलाफ जो माहौल बनाए उसको दूर किया जाए, तो उसका विरोध करने के लिए एक नए तरीके की राजनीति की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के घर पर जनता दल यूनाइटेड के टिकटार्थियों का एक हुजूम देखने को मिला दोस्तों। टिकट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार कई सारे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनके घर पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि इस दौरान 400 कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सीएम हाउस में जाकर मुलाकात की। और जब नालंदा से आए जिला अध्यक्ष अजीत चंद्रवंशी से पूछा गया कि उन्होंने क्या कहा नीतीश कुमार को, तो चंद्रवंशी कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार से कहा कि अगर पार्टी में फिर से जोश लेके आना है तो निशांत कुमार को पार्टी को आगे ले जाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि निशांत भी नीतीश की तरह जज्बे के साथ राजनीति करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। हिलसा से जिला उपाध्यक्ष आए भरत शर्मा कहते हैं कि पूरे जिला के कार्यकर्ता एक साथ नालंदा में बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं कि निशांत के चुनाव लड़ने की बात हमने मुख्यमंत्री के सामने रखी है। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार के सामने निशांत को नेता के तौर पर सामने लाने की मांग की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एक असमंजस की स्थिति है दोस्तों। सबको पता है कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ खराब है और कई बार उसके एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं। तमाम तरीके के मनाही करने के बावजूद सबको पता है कि हालात क्या है दोस्तों। इसीलिए नीतीश कुमार को अब जनता से मिलने तक नहीं दिया जाता, कड़े सुरक्षा में रखा जाता है। एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनाकर काम कराया जा रहा है। इन्हीं कारणों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी है दोस्तों, और वो चाहते हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए ताकि नीतीश कुमार का भविष्य कौन होगा ये बात एकदम क्लियर कट हो जाएगी, वरना अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर चुनावी मैदान में उतरी है भारतीय जनता पार्टी, और जब नतीजे सामने आएंगे तो नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके साइडलाइन कर दिया जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के अहंकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा को धमकी दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम विधायक भी नहीं है, तुम जहां भी रहोगे वहीं निपटा देंगे। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों। और क्यों धमकी दी जा रही है? बीजेपी के विधायक पीएन पाठक का यह विवादित बयान किस बात को लेकर है? तो इसे मीडिया में बताया गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब विधायक पहुंचे तो परिजनों की ओर से शिकायत की गई और हादसे में मौत नहीं हुई बल्कि हत्या बताकर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा, आनाकानी की जा रही है। तो विधायक ने सबके सामने पुलिस वालों को ये धमकी दी है दोस्तों। हालांकि पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं बीजेपी के विधायक, लेकिन क्या ये धमकी लोगों को दिखाने मात्र के लिए दे रहे हैं या फिर सही तरीके से दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर विधायक जो कह रहे हैं कि मैं कोई आम विधायक नहीं हूं, तुम जहां भी रहोगे निपटा दूंगा, क्या ये संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में विधायक इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो किसी भी पुलिस वाले को निपटा सकते हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
पर उत्तर प्रदेश से सटे राज्य मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शमी पूजन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पार्षद मोहित जाट और एक सुरक्षा कर्मी के बीच में विवाद देखने को मिला। दोस्तों विवाद इतना आगे बढ़ गया कि घटना ग्वालियर के मांढेर वाली माता स्थित दशहरा पार्क की है। दोस्तों दशहरा पार्क की है जहां पर प्रतिवर्ष इस तरीके के शमी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पुत्र महान आर्यमन सिंधिया पारंपरिक राजसी पोशाक में उपस्थित रहते हैं और स्थानीय अधिकारी, नेता, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सहित ग्वालियर चंबल संभाग के सिंधिया समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहते हैं। दोस्तों और इसके बाद अब ये विवाद देखने को मिला। दो शब्द आप इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता जहां जय सिरवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अस्वीकार्य करार देते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राज्य की पुलिस के प्रतिशोधी रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। दोस्तों उन्होंने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के विपरीत है। सिरवाल ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सिरवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विश्वास बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती तो फिर वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी मुस्लिम होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए थे। उनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो आकर बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के आधार पर पार्टी चल रही होगी। लेकिन अब उनको पता चल गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के नेताओं को बेवकूफ बनाती है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये तो खुलकर ऐसी बात सामने आ गई है जिससे पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है और अपने खुद के नेता भी इस बात को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से स्वीकार करने की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर खबर सामने आई है दोस्तों छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर विजयादशमी के प्रोग्राम के दौरान धूमधाम से प्रोग्राम को मनाया गया दोस्तों। लेकिन इस अवसर पर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेणुका सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए दोस्तों बीजेपी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सियासी गलियारों में हलचले अपने बयान से मचाया। दोस्तों वो कहती है कि सरकार में यानी भाजपा सरकार के अंदर भी रावण है, समाज में भी रावण है, लेकिन रावण का अंत का संकल्प हमको लेना चाहिए। यानी भाजपा सरकार में रावण है, ये भाजपा का विधायक खुद बोल रहा है दोस्तों, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। आप लोग समझ जाइए कि क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के विधायक जो अपनी ही सरकार में रावण होने की बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि उनकी पार्टी की सरकार में कौन कौन रावण है जो सरकार चला रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा, अब देखते हैं क्या कोई बयान आता है या नहीं आता। दोस्तों पूरे मामले पर एक तरीके से अपनी ही पार्टी की सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतने के बाद जमा खान ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया दोस्तों और जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनता दल यूनाइटेड ने बना दिया। इसके बाद एनडीए सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनवाने के लिए कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कैमूर के चौमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्षी दल विकास कार्यों को केवल जुमला बताने में लगे पड़े हैं। मंत्री ने बताया कि डिग्री कॉलेज की स्थापना का वादा पूरा किया गया, उनका निर्माण करवाया जा रहा है, उसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसी तरीके से जगधवा डैम के लिए सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी योजना पर काम किया जा रहा है और भी कई विकास के कार्य वो तथाकथित तौर पर गिनवा रहे थे दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जमा खान जब मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जाएंगे दोस्तों तो क्या जवाब देंगे उन्हें, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने बम्पर तरीके से इनको समर्थन दिया था, लेकिन इन्होंने बाद में जाकर एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया, एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर दिया दोस्तों, जहां पर 5-5 से 6-6 सीटों से विधायकों से पिछली बार सरकारें चलाई गई। यानी अगर 5 विधायक एनडीए गठबंधन के कम होते तो पूरा खेल पलट जाता। वहां पर जमा खान ने बीएसपी को छोड़कर एनडीए गठबंधन का साथ देने का फैसला लिया दोस्तों। ऐसे में मुस्लिम समाज के बीच जाकर वो क्या जवाब देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले दिनों लद्दाख में जनजी प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगुमो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है दोस्तों। वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। गीतांजलि वांगचुक की ओर से तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एनएसए हटाने के लिए बोला गया है दोस्तों। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गीतांजलि अंगुमो ने यह भी कहा कि अभी तक हिरासत के जो आदेश की कॉपी है वो भी नहीं दी गई है, यानी एनएसए लगाकर 3 महीने तक जेल में रखने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर
मिलाकर दोस्तों एनएसए जैसे गंभीर कानून का जितना दुरुपयोग भारत के अंदर भाजपा सरकार ने किया है उतना लगता नहीं है कि किसी और सरकार ने कभी किया होगा दोस्तों। यानी एनएसए कानून बनाया इसलिए गया था ताकि उन लोगों को सजा दिलवाई जाए जिनके ऊपर अपराध साबित होने से पहले एक्शन लेना जरूरी है। अगर कोई आतंकवादी घटना होती है दोस्तों और उसमें कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उस पर एनएसए लगाया जाता है ताकि उसके खिलाफ सारी जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से उसे कोई राहत ना मिले। लेकिन सोचिए एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो हमेशा से सरकार की तारीफ करते आए दोस्तों, बीजेपी की भी एक टाइम में बहुत तारीफ किया करते थे एनवायरमेंट को लेकर, जब मुद्दा उन्होंने उठाया और खासकर लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग की तो उनके ऊपर आतंकवादी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एनएसए कानून का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। 2 शब्द इस मामले पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरे मेले को लेकर विपक्षी नेताओं का बयान फिर से नई बहस को छेड़ रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दशहरा मेला भाषण पर तीखा कटाक्ष किया है दोस्तों। उन्होंने हिंदी में सवाल पूछे जाने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि क्या वो नेशनल लीडर है। फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीरियल लायर बताते हुए राहुल गांधी पर संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ टिप्पणी करना बताया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ भी उल्टा बोलकर राहुल गांधी की छवि खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हुए बदलाव का नतीजा है दोस्तों। अटल अडवाणी के टाइम में बड़ी शालीनता के साथ में नेता भाषण दिया करते थे, सवाल पूछा करते थे, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के बयान में ही तीखापना देखने को मिलता है दोस्तों। और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को लेकर एकदम उल्टे सीधे शब्दावलियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा देवेंद्र फडणवीस पर जो इस तरीके के बयान देकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर उल्टा बोल रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि कर्नाटका में उसकी सरकार के द्वारा 5 गारंटी लागू करने के लिए जो प्रभावशाली और सार्थक बदलाव किए गए हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती इससे और ज्यादा मिली है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 4% शोध शैक्षणिक संस्थानों के एक अध्ययन से पता चला है कि हमारी सरकार ने कर्नाटका में जो 5 गारंटी योजना को लागू किया उसका फायदा जनता को भी मिला और अर्थव्यवस्था इससे और ज्यादा विकसित हो गई। अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा मिला। आपको बता दें कि उनका यह बयान इसलिए भी बड़ा है दोस्तों क्योंकि अर्थव्यवस्था कर्नाटका के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात कई सारी रिपोर्ट में सामने आई है और कर्नाटका आईटी सेक्टर और एविएशन सेक्टर के अंदर तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाकर ही मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। और सबसे ज्यादा एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट कर्नाटका के अंदर ही आते हैं, तो इसका खंडन कर देना कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी सरकार के वादे से कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ये बात एकदम गलत है। तमाम तरीके के शोध एजेंसी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी का कर्नाटका में स्वागत कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा दोस्तों और राज्य में चुनाव इसी महीने के अंत से नवंबर तक कई चरणों में होने वाले हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा राज्यों का दौरा करना आम बात होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और एस संधू बिहार के अंदर चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को 2 दिनों के लिए पटना के दौरे पर आ रहे हैं दोस्तों। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त 4 और 5 अक्टूबर को राज्य में रहेंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शीर्ष पुलिस प्रशासनिक और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है दोस्तों। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर भी फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, हालांकि इसे लेकर अभी भी विरोध जारी है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जिसमें उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के आवास को घेरा और आवास तक कूच करने की कोशिश भी की दोस्तों। आयोग के अध्यक्ष की बर्खास्तगी को लेकर ये आवास कूच का प्रोग्राम बनाया गया था। आयोग के अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करने के लिए बोला गया है। भर्ती परीक्षा को रद्द करके नई तिथि घोषित करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने यूके यानी उत्तराखंड के एसएससी के एग्जाम को लेकर यह फैसला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जानी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पेपर सही से नहीं करवा पा रही है दोस्तों। जिस पुष्करधामी मुख्यमंत्री के लिए माहौल बनाया जाता है कि वो अपने क्षेत्र में काफी विकास कर रहे हैं और उत्तराखंड में विकास के कई बड़े कार्य किए गए हैं, उनके लिए तगड़ा झटका है कि अब पेपर लीक के मामले पर उनकी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। अब दोबारा से पेपर कराने की मांग पर अगर बात नहीं मानी गई तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, खुलकर बोल दिया गया है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर पार्टी पूरी तरीके से एकजुट और सामने आ चुकी है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर किस तरीके से देश में 2 अलग अलग कानून लागू किए गए हैं, इसका एक एग्जाम्पल सामने आया। दरअसल हुआ ये कि
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट कर दिया दोस्तों। अब पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको लंगड़ा कर दिया और माफी मंगवाते हुए वीडियो बनाया गया। हालांकि ये बात सच है कि केवल एक्टिंग करवाई जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि वो केवल राजनीतिक कंटेंट बनाने के लिए इस तरीके की चीजें करवाते हैं और केवल एक्टिंग करवाते हैं। लेकिन घूम फिरकर सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक एडिटिंग फोटो बनाने के मामले पर व्यक्ति की गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि कैसे करणी सेना के द्वारा एक आगरा में प्रोग्राम का ऐलान किया गया था और करणी सेना ने विरोध के दौरान अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी थी। करणी सेना का एक व्यक्ति खुलेआम मीडिया में आकर यूपी तक पर आकर यह बोल रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। तो इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरीके के कानून लागू होते हैं दोस्तों। एक समुदाय के लिए अलग कानून होता है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अलग तरीके का कानून चल रहा है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है दोस्तों और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता है और पूरे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता है दोस्तों, और उनको लेकर कोई भी उल जुलूल उल्टा सीधा बोल जाता है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के दोहरे मापदंड के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सरकार का काम होता है सबको एक जैसा बराबर ट्रीट करे और इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।